वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। अभी हम लेके आ गए हैं बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी के थर्ड पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए वह अति महत्वपूर्ण है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर देख लेते हैं कैसे हैं। तो चीन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। ठीक है, चीन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। उत्तर, चीन की ऐतिहासिक विरासत इसके व्यक्तित्व का आधार है। चीन एशिया का एक ऐसा देश है जिसके विस्तार में सर्वाधिक घटाव बढ़ाव होता रहा है। जब कभी चीन में किसी शक्तिशाली प्रशासन की स्थापना हुई, उस समय चीन अपने सीमा विस्तार में जुट गया। कुबलाई खा सम्राट कायसी एवं सम्राट चिएनलुंग के अनुसार चिएलुंग के शासन काल में चीन की सीमा आधुनिक चीन से अधिक विस्तृत थी। हान वंश के शासनकाल में चीन की सीमा मध्य एशिया से कोरिया तक विस्तृत थी। ये चीन के इतिहास का गौरवमय काल माना जाता है। हान सम्राट यूटी के शासनकाल में चीन एशिया का सर्वाधिक विस्तृत देश था। टाई वंश के शासनकाल में चीन का विस्तार दक्षिणी दिशा में सर्वाधिक हुआ। मंगोलों के आधिपत्य में आने के बाद चीन का विस्तार उत्तर की ओर अधिक हुआ। इसी समय पेकिंग राजधानी के रूप में अस्तित्व में आया और महाप्राचीर के निर्माण के साथ चीन के इतिहास में नया मोड़ आया। चंगेज खां के पुत्र कुबलाई खां के शासनकाल में मार्को पोलो चीन आया था। विगत 2600 वर्ष के अंदर चीन की राजधानी 6 नगरों में स्थानांतरित हो रही है, जिसमें सियांगलोआंग, कार्डफेग, पेकिंग, नाकिंग और हेकाओ के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार में पेकिंग 650 वर्ष, नानकिंग 400 वर्ष, काइफेन 200 वर्ष और हेकाओ 120 वर्ष तक चीन की राजधानी के रूप में व्याख्यात अर्जित करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है, सुदूर पूर्व एशिया के वन प्रदेश की विवेचना कीजिए। सुदूर पूर्व एशिया के वन प्रदेश की विवेचना कीजिए। उत्तर है, सुदूर पूर्व एशिया वन प्रदेश जलवायु मिट्टी से संबंध है। चीन के सर्वत्र पर्वत श्रेणियों के उत्तरी ढालों पर दक्षिणी ढालों की अपेक्षा घनी आकृति वनस्पतियाँ मिलती है। चीन के वन प्रदेश हैं, पहला शुष्क पर्वतीय वन, दूसरा मिश्रित पर्वतीय व पठारी वन, तीसरा उष्ण कटिबंधीय वन, चौथा है उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन। इसी तरह जापान में वन प्रदेश हैं, पहला है शीतोष्ण कोणधारी वनमंडल, दूसरा है शीतोष्ण वर्णपाती वनमंडल, तीसरा है उष्ण वनमंडल। तो आते हैं पहले उष्ण वनमंडल। दक्षिणी चीन में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन, चीड़, फर, बांस पाए जाते हैं। जापान में इस प्रकार के वन मध्य हांसू के तटवर्ती तथा दक्षिणी पश्चिमी जापान के ऊंचे भागों में पाए जाते हैं, जहां के वृक्षों की लकड़ी कठोर तथा पत्तियां चौड़ी और कड़ी होती है। प्रमुख वृक्षों में ओक, लारेल, पाइन, फर, हेमलॉक, सीडार आदि हैं। इन वृक्षों की लकड़ियां व्यावसायिक दृष्टि से कम उपयोगी हैं। तो फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चीन के लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। चीन के लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, लोहा वर्तमान बड़े बड़े उद्योगों की आधारशिला है। लोहा वर्तमान में बड़े बड़े उद्योगों की आधारशिला है। चीन में इसकी मात्रा पर्याप्त नहीं है। देश में लोहा की सुरक्षित राशि लगभग 10,000 करोड़ मीट्रिक टन। चाइना रिकंस्ट्रक्शन जनवरी 1959 पेज 24 के अनुसार यह राशि विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। सरकार लोहे के उत्पादन को प्रभावित कर रही है। चीन के लौह अयस्क के प्रधान क्षेत्र आंतरिक मंगोलिया हुए, कासू, सिंघाई, अनहवेई, होनान, कंगतुंग, लयाओनिंग
फुकीन आदि हैं। इन प्रांतों में खाने निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पहला है मंचूरिया का दक्षिणी क्षेत्र, दूसरा है शांतुंग व शांसी क्षेत्र, तीसरा है मध्य चीन का हुए क्षेत्र। इस समय लौह यशक का वार्षिक उत्पादन लगभग 20 लाख मीट्रिक टन है। लोहा उत्पादन करने में चीन का विश्व में चौथा स्थान है। चीन में सूती वस्त्र की प्रकृति के प्रमुख कारण लिखिए। चीन में सूती वस्त्र के उद्योग की प्रकृति के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर है चीन में सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं। सूती वस्त्र केंद्रों की जलवायु नम्र है। दूसरा, देश में कपास की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। तीसरा, देशी तथा विदेशी व्यापार की पूर्ण सुविधा है। चौथा, कुशल कार्यशील व सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। पाँचवा, देश की अधिक जनसंख्या के कारण सूती वस्त्र की खपत अच्छी है। छठा, सरकारी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो आपको 1-2 बार सुनने पे याद हो सकते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हांगहो को चीन का दुख क्यों कहते हैं? हांगहो को चीन का दुख क्यों कहते हैं? हांगहो इस नदी का उद्गम सरिंगनौर और ओरिंगनौर झीलें हैं। ये दोनों झीलें कुनलुन पर्वत पर हैं। हांगहो की लंबाई 4845 किमी कांसू प्रांत से होती हुई रेन्सी, शांसी, होप आदि क्षेत्रों को जल देती हुए चिहल्ली घाटी में जा गिरती है। इसका पूर्व बहाव क्षेत्र उत्तरी चीन तथा यह चीन की सबसे विशाल और महत्वपूर्ण नदी को पीली नदी है। इसके बेसिन का क्षेत्रफल 7,71,000 वर्ग किमी है, जो चीन की कुल भूमि का 8% भाग है। इस नदी को पीली नदी भी कहते हैं क्योंकि यह लोयस पठार से बहती हुई आगे बढ़ती है और साथ में लोयस पठार की पीली मिट्टी को भी घसीटती रहती है। इस नदी का मैदानी भाग समतल तथा मार्ग परिवर्तन करना स्वाभाविक है। हांगहो में अत्यंत भयंकर बाढ़ें आती हैं, जिससे इसके इर्द गिर्द बसे गांव जलमग्न हो जाते हैं। लाखों लोग मर जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती। इस भयंकर बर्बादी के कारण ही इस नदी को चीन का दुख कहते हैं। यद्यपि इस नदी की बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए इसके दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे बांध का निर्माण किया गया है। विश्व के अधिकतम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में हांगहो का मैदानी भाग आता है। इस भाग में चीन का कुल कृषि योग्य भूमि का 40% भाग तथा कुल जनसंख्या का 30% भाग मिलता है। जापान को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण क्या लाभ प्राप्त है? जापान को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण क्या लाभ प्राप्त है? उत्तर, जापान को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण निम्नलिखित लाभ प्राप्त हैं। पहला है, भारत व चीन जैसे अत्यधिक आबादी वाले देशों से कच्चा माल मंगाने तथा तैयार सामग्री को भेजने विक्रय हेतु की पूर्ण सुविधा उपलब्ध है। दूसरा, जापान की स्थिति अनेक व्यापारिक मार्गों के बीच पड़ती है। अतः पूर्वी एशिया के राष्ट्रों मलाया, इंडोनेशिया, बर्मा, हिंद, चीन, फिलीपाइंस द्वीप समूह और लंका इत्यादि से व्यापार संबंधी सुविधाएं हैं। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा व दक्षिण अमेरिका से जल परिवहन के जरिए जापान का आसानी से संपर्क हो जाता है, क्योंकि यह देश समुद्र के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। इन्हीं सब कारणों से जापान को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जापान के मत्स्य उद्योग, ठीक है, या अथवा जापान के मत्स्य उद्योग की विवेचना कीजिए या जापान के मत्स्य उत्पादन पर प्रकाश डालिए। तीनों के अर्थ एक ही हैं। जापान के मत्स्य विभाग के बारे में, मत्स्य उद्योग या मत्स्य उत्पादन पर प्रकाश डालिए। तो आइए इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं और देखते हैं प्रकाश में हमें क्या दिखता है। उत्तर, जापान में जनसंख्या अधिक और कृषि योग्य भूमि का अभाव है। जापान में जनसंख्या अधिक है और कृषि योग्य भूमि का अभाव है। अतः यहाँ की उदर पूर्ति की समस्या का हल मत्स्य उत्पादन है। मछली यहाँ का प्रमुख भोजन है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व इस देश में कुल
इस देश में विश्व की कुल मछलियों का 2/3 भाग मछलियाँ पकड़ी जाती थी। चावल के बाद मछली का यहाँ के राष्ट्रीय भोजन में प्रमुख स्थान है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति जापान में मछली का उपभोग अधिक है। जापान में मत्स्य उत्पादन एक जरूरी है, जिसे प्राथमिक जरूरत कहते हैं। यही कारण है कि यहाँ की लगभग 20% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मछली पर निर्भर करती है। ट्रिवार्था महोदय ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ जापान पेज 246 में इस बात की ओर संकेत किया है कि विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ देश के इतने अधिक लोगों का जीवन भोजन निर्वाह मछलियों पर आधारित हो। जापान के मत्स्य उत्पादन से संबंधित एक बहुत ही रोचक बात है। जैसे जापान विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। 1973 में विश्व के कुल उत्पादन का 20% अर्थात 107 लाख मीट्रिक टन है, तो यहाँ विश्व की सबसे अधिक खपत भी है। टोक्यो नगर की स्थिति है उसका महत्व बताइए। टोक्यो नगर स्थिति उसका महत्व बताइए। उत्तर टोक्यो जापान की राजधानी और प्रसिद्ध बंदरगाह है। इसकी स्थिति एक डेल्टा पर है, जो डेल्टा प्रशांत महासागर के तट पर सागामी टोक्यो को सामान्य गहरी खाई के सिर पर स्थित है। टोक्यो का सहायक बंदरगाह योकोहामा है। क्योटो का मैदान इसके ठीक पीछे पड़ता है। यह जापान का औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक केंद्र है तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों से सड़क और रेल मार्ग के जरिए संबंधित है। यह अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग पर पड़ता है। यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ है तथा विश्व के बड़े नगरों में न्यूयॉर्क व लंदन के बाद आता है। यहाँ के प्रमुख उद्योग धंधों में वस्त्र, सूती, ऊनी, रेशमी उद्योग, खिलौना, कांच, कागज, रासायनिक वस्तुएं, विद्युत सामग्री, मशीनरी, रेल इंजन उद्योग आदि हैं। यहाँ आयात की जाने वाली चीज़ों में लौह यशक, कपास, रबर, टीन आदि हैं तथा निर्यात की जाने वाली चीज़ों में खिलौना, रेल इंजन, सूती व रेशमी वस्त्र, विद्युत सामग्री, मशीनें आदि मुख्य हैं। योकोहामा नगर की स्थिति एवं महत्व की विवेचना कीजिए। योकोहामा नगर की स्थिति एवं महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर योकोहामा यह टोक्यो का सहायक बंदरगाह है, जो खाड़ी के दक्षिण किनारे हासू का पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ की कुल जनसंख्या 23 लाख है और जापान के कुल विदेशी व्यापार का 30% भाग यहीं से पूरा होता है। यही जापान का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े जलयान आते जाते रहते हैं। इसकी गणना जापान के औद्योगिक व व्यापारिक नगरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योटो मैदान से इस नगर की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली ढेर सारी चीज़ों की निर्यात यहाँ से किया जाता है। जापान की कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए। जापान की कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर जापान में कृषि भूमि के कम होने के कारण जापान के अधिकांश भाग का पर्वत एवं पठारों से घिरा होना है। कृषि भूमि केवल नदियों की घाटियों के डेल्टा तथा समुद्री तटीय मैदानों से मिलता है। वन, चारागाह एवं बंजर सभी प्रकार की भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। बदलती भूमि को सुखाकर कृषि की जा रही है। कम से कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए गहन कृषि की जाती है। कृषि में उत्तम बीज, रासायनिक खाद, मशीनों तथा मनुष्य श्रम का अधिक से अधिक प्रयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टिकोण से किया जाता है। जापान में कृषि भूमि की 1 इंच भूमि भी बेकार नहीं जाती है और न ही कृषि क्षेत्र में कोई स्थान व वस्तु बर्बाद होती है। जापान को पूर्व का ब्रिटेन क्यों कहा जाता है? जापान को पूर्व का ब्रिटेन क्यों कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जापान को पूर्व का ब्रिटेन क्यों कहते हैं? जापान पूर्व का ब्रिटेन। जापान में कुछ खास विशेषताएं हैं जिनके आधार पर जापान को पूर्व ब्रिटेन कहा जाता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, दोनों ही द्वीप समूह हैं तथा चारों ओर समुद्र से घिरे हैं। दूसरा, दोनों को समान समुद्री उपलब्धियां प्रभाव मिलती रहती हैं। तीसरा, दोनों ही शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं, अतः दोनों की जलवायु को समुद्र प्रभावित करता है। चौथा, विश्व की महान शक्तियों में दोनों देशों का नाम लिया जाता है।
पाँचवा, जलयान विद्या और कुशल नाविकों की दृष्टि से दोनों ही संपन्न हैं। छठा, सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से दोनों ही सभ्य माने जाते हैं। सातवां, दोनों ही देश अपनी खाद्य समस्या हल करने की कच्चे पदार्थ की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर श्रमित रहना पड़ता है। चीन में चावल की खेती का वर्णन कीजिए। चीन में चावल की खेती का वर्णन कीजिए। उत्तर, चीन विश्व का बृहत्तम 31.3% चावल उत्पादक देश है, क्योंकि धान चीन की प्रमुखतम खाद्यान्न फसल है। 2005 ईस्वी में लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि से लगभग 18.5 करोड़ टन चावल उत्पादित हुआ था। दक्षिणी तथा मध्य दक्षिणी चीन यहाँ के प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं, जिनमें यांगटी, सिकयांग की घाटियों और डेल्टा एवं सहायक नदियों की घाटियों, विशेषकर चेजवान प्रदेश, रेड बेसिन तथा समुद्री तटीय भागों में कहीं कहीं 80 से 90% कृषि भूमि पर ध्यान उगाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी भाग में जहां 150 सेमी से अधिक वर्षा होती है और मिट्टी उपजाऊ है, वहां साल में 2-3 फसलें उगाई जाती हैं। धान के खेतों से लाखों टन मछलियां भी मिलती हैं, जिनसे खाद भी प्राप्त होती है। उत्तरी चीन एवं अन्य भागों में धान की कृषि नगण्य है, क्योंकि ताप और वर्षा दोनों उचित मात्रा में प्राप्त नहीं होती। दक्षिणी मंचूरिया, उत्तरी चीन एवं सिकयांग में सिंचाई के आधार पर थोड़ा धान उगाया जाता है। प्रांतों में क्रमशः क्वांगतुंग, जेचुआन, हुआन, क्वांग्सू, चेकियांग। तो सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गई थी तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, तो चलिए फिर से देखते हैं। उगाया जाता है दक्षिण पूर्वी भाग में जहां 150 सेमी से अधिक वर्षा होती है और मिट्टी उपजाऊ है, वहां साल में 2-3 फसलें उगाई जाती हैं। धान के खेतों से लाखों टन मछलियां भी मिलती हैं, जिनसे खाद भी प्राप्त होती है। उत्तरी चीन एवं अन्य भागों में धान की कृषि नगण्य है, क्योंकि ताप और वर्षा दोनों उचित मात्रा में प्राप्त नहीं होते। दक्षिणी मंचूरिया, उत्तरी चीन एवं सिकयांग में सिंचाई के आधार पर थोड़ा धान उगाया जाता है। प्रांतों में क्रमशः क्वांगतुंग, जेचुआन, हुनान, कांसुगू, चेकियांग, हुपे, कवांसगी, अनहोवे, फुकियन, युत्रान एवं क्विंचाओ प्रमुख उत्पादक हैं। पिछले 50 वर्षों में उत्पादन की गई गुने से अधिक बढ़ा है। पिछले 50 वर्षों में उत्पादन कई गुने से अधिक बढ़ा है। उत्तरी कोरिया के संसाधन आधार की विवेचना कीजिए, अथवा उत्तर कोरिया के खनिज संसाधन की विवेचना कीजिए। उत्तरी कोरिया खनिज एवं औद्योगिक संसाधनों में एक धनी देश है। यहाँ संपूर्ण कोरिया का 70% कोयला तथा लगभग समूचा लिग्नाइट संरक्षित है। इसके अतिरिक्त 100 करोड़ टन से अधिक लौह यस्क के भंडार के साथ लोहा, सल्फाइड, तांबा, मैग्नेसाइड, वुल्फ्राम, जस्ता, सीसा, अभ्रक, सोना, चांदी आदि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पर्वतीय धरातल के कारण जल शक्ति क्षमता भी अधिक है। वस्तुतः जापानी आधिपत्य के समय लगभग सारी विद्युत शक्ति उत्तरी कोरिया में ही उत्पन्न होती है। 2005 ईस्वी में यहाँ 6000 करोड़ किलोवाट से अधिक बिजली उत्पादित हुई थी, जो इसकी आवश्यकता से अधिक थी। निम्न तालिका से यहाँ की खनिज संपदा का आकलन किया जा सकता है। तालिका: प्रमुख खनिजों का उत्पादन 2005। इधर आपका टन दिया गया है। कोयला 41,000 टन, लौह यस्क 95,100, मैग्नेसाइट 1500, जस्ता यस्क 150, सीसा अभ्रक मिट गया, तांबा यस्क 20, फास्फेट चट्टान 500, ग्रेफाइट 75, गंधक 260, टंगस्टन 2.2। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन, तिब्बत के पठार स्थिति और महत्व। तिब्बत के पठार स्थिति और महत्व। तिब्बत का पठार एशिया महादेश के हृदय भूमि में स्थित तिब्बत का पठार विश्व का उच्चतम पठारी क्षेत्र है। इस प्रदेश को विश्व का छत कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई
4000 मीटर है। यह क्षेत्र 28° से 37° उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। इसका अनुमानित क्षेत्रफल 12,31,600 वर्ग किलोमीटर। इस पठार के पूर्व में है गतुयांग पर्वत श्रेणी, दक्षिण में है हिमालय, पश्चिम में है पामीर की घाट, उत्तर में है कुनलुन पर्वत एवं टांगकुला समूह पर्वत श्रेणियाँ। 1951 ईस्वी के पूर्व तिब्बत एक धर्म शासित स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन इसके बाद से यह प्रदेश चीन सरकार के शासन में है। इसके 3 भाग हैं। तिब्बत प्रदेश यह पूर्व की ओर क्रमशः ढालू हो गया है। दक्षिण पूर्व के कुछ भागों की ऊंचाई 1500 मीटर से भी कम होने के कारण कृषि योग्य है। इस प्रदेश के उत्तरांश को चांगटांग कहा जाता है। तिब्बत एशिया की कुछ बृहत्तम नदियों का उद्गम स्थल है। महत्वपूर्ण नदियां मान सरोवर के निकट से निकलती है। पश्चिम में सिंधु, दक्षिण में सापू या ब्रह्मपुत्र, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में यांगजी तथा सालवीन इसी प्रदेश से निर्गत हुई हैं। इस प्रदेश में जनवरी महीने का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है एवं जुलाई महीने का औसतन तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यांगटा का विशाल पठार लगभग वनस्पतिहीन है। यहाँ प्रचुर मात्रा में घास उत्पन्न होती हैं और जो यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा कम मात्रा में गेहूँ, मटर एवं मक्का का उत्पादन होता है। पशुपालन यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका है। याक यहाँ का मुख्य भारवाही पशु है। इसके बाल, दूध, मांस एवं चर्म का उपयोग अनेक कार्यों में होता है। यहाँ प्राचीन काल से बहुत सारे कुटीर उद्योग प्रचलित हैं। वर्तमान काल में यहाँ कुछ कारखाने भी स्थापित हुए हैं। इधर कुछ वर्षों में यहाँ जल विद्युत एवं ताप शक्ति केंद्रों की स्थापना हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अब वीडियो कुछ भी आपको हेल्पफुल रही या फिर एग्जाम के लिए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लेना, क्योंकि अभी नया चैनल है, मुझे सब्सक्राइबर की काफ़ी ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।